कई सालों से बसे उस छोटे से गांव में एक अजीब सा नियम चलता आ रहा था। वहां लड़कियों को पढ़ने की इजाजत तो थी, लेकिन नौकरी करने की नहीं। गांव वालों का मानना था कि घर की बेटियां चौखट के अंदर ही अच्छी लगती हैं। लेकिन उसी गांव में रहने वाली एक लड़की थी, अनन्या। उसकी आंखों में सपने थे, और उन सपनों से भी ज्यादा हिम्मत। सुबह सुबह वो खेतों के पास बने रास्ते पर भागती हुई अपनी बहन के पीछे दौड़ रही थी। रुको शैतान, गिर जाओगी, वो हंसते हुए बोली। उसकी हंसी पूरे माहौल में जैसे जान भर देती थी। गांव वाले अक्सर कहते, ये लड़की बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। अनन्या पढ़ाई में बहुत तेज थी। गांव के मास्टर जी तक उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसी दिन गांव में शहर से कोई नया लड़का आया था, आर्यन। वो गांव के जमींदार देवेंद्र सिंह का बेटा था, जो विदेश से पढ़ाई करके लौटा था और गांव के पास एक नई कंपनी खोलने वाला था। आर्यन की नजर पहली बार अनन्या पे तब पड़ी जब वो बच्चों के साथ हंसते हुए पेड़ से आम तोड़ रही थी। वो कुछ पल उसे देखता रह गया। कौन है ये लड़की? उसने पास खड़े नौकर से पूछा। साहब, यही अनन्या है। पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की है। थोड़ी जिद्दी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसी शाम अनन्या की जिंदगी बदल गई। घर के बाहर अचानक लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसकी छोटी बहन रोते हुए भागी आई। दीदी, जल्दी चलो, पापा। अनन्या का दिल बैठ गया। वो दौड़ती हुई घर पहुंची। भीतर चारपाई पर उसके पिता बिल्कुल शांत पड़े थे। उस पल जैसे उसकी पूरी दुनिया रुक गई। उसकी माँ रोकर बेहाल थी। छोटे भाई बहन सहमे हुए एक कोने में बैठे थे। अनन्या की आंखों से आंसू नहीं निकले। वो सिर्फ अपने परिवार को देख रही थी और समझ रही थी कि अब सब कुछ बदल चुका है। कुछ दिनों बाद घर की हालत खराब होने लगी। राशन खत्म हो रहा था। उधार देने वालों ने मुंह फेर लिया था। एक रात उसकी माँ बोली, अब क्या होगा बेटा? अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, मैं नौकरी कहूंगी। उसकी माँ डर गई। तुम जानती हो गांव वाले क्या करेंगे अगर पता चला तो? अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो हम भूखे मर जाएंगे माँ। उसी रात अनन्या ने फैसला कर लिया। अगले दिन उसने अपने दिवंगत पिता के पुराने कपड़े निकाले, बाल बांधे और आईने के सामने खुद को देखकर बोली, आज से मैं अनन्या नहीं, अनिकेत हूँ। कुछ दिनों बाद वो आर्यन की कंपनी में नौकरी मांगने पहुंची। आर्यन ने सामने बैठे उस दुबले पतले लड़के को गौर से देखा। नाम अनिकेत। काम क्या आता है? जो मौका मिलेगा सीख जाऊंगा। उस जवाब में आत्मविश्वास था। आर्यन प्रभावित हो गया। उसने तुरंत उसे अपने ऑफिस में रख लिया। दिन गुजरते चले गए। अनन्या यानी अनिकेत मेहनत से काम करता रहा। वो ऑफिस संभालता, डिजाइन बनाता, फाइलें तैयार करता। धीरे धीरे आर्यन को उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि वो इस लड़के की तरफ इतना खिंच क्यों रहा है। एक दिन उसने मजाक में कहा, यार अनिकेत, अगर तुम लड़की होते ना तो शायद मैं तुमसे शादी कर लेता। अनन्या के हाथ कांप गए। उसे पहली बार डर लगा कि कहीं सच सामने ना आ जाए। लेकिन जिंदगी ज्यादा दिन राज नहीं छुपाती। एक दिन कंपनी की मीटिंग में अनन्या की सच्चाई लगभग सामने आ गई। लोग उसके हाव भाव पे सवाल उठाने लगे। आर्यन को भी शक होने लगा। और फिर एक शादी समारोह में उसने पहली बार अनन्या को उसके असली रूप में देख लिया। साड़ी में खड़ी वो लड़की बिल्कुल अलग लग रही थी। आर्यन स्तब्ध रह गया। तो तुम ही हो अनिकेत? अनन्या की आंखें भर आई। मैं मजबूर थी। वो रोते हुए वहां से चली गई। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। उसे पहली बार समझ आया कि किसी इंसान को उसके हालात कितनी दूर तक धकेल सकते हैं। अगली सुबह वो अपने पिता के पास गया और बोला, गलती लड़कियों की नहीं, हमारी सोच की है। गांव में पहली बार किसी ने इतने खुलकर ये बात कही थी। कुछ दिनों बाद आर्यन अपने परिवार के साथ अनन्या के घर पहुंचा। उसकी माँ घबरा गई, लेकिन आर्यन ने सम्मान से कहा, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, क्योंकि उसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखाया है। धीरे धीरे सब मान गए। शादी बहुत सादगी से हुई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके बाद आया। देवेंद्र सिंह ने पूरे गांव में ऐलान किया,
आज से गांव की हर बेटी पढ़ भी सकती है और नौकरी भी कर सकती है। उस दिन गांव की कई लड़कियों की आंखों में पहली बार सपने चमके थे। और अनन्या, वो सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वो बदलाव की शुरुआत बन चुकी थी। शादी के बाद अनन्या की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस लड़की ने कभी अपने घर की जिम्मेदारियों के डर में लड़के का रूप अपनाया था, आज वही पूरे गांव की मिसाल बन गई थी। लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ नई मुश्किलें भी आती है। गांव के कई लोग अब भी इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि लड़कियों को बाहर काम करने की आजादी देना गांव की परंपराओं के खिलाफ है। एक शाम चौपाल में कुछ बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे। आज नौकरी करेंगी, कल शहर भाग जाएंगी। एक आदमी ने ताना मारा, दूसरा बोला, ठाकुर साहब ने गांव का माहौल खराब कर दिया है। उधर आर्यन सब सुन रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि सोच बदलने में वक्त लगता है। दूसरी तरफ अनन्या ने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने आंगन में छोटी छोटी बच्चियां किताबें लेकर आ जाती। वो उन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाती थी, बल्कि खुद पर भरोसा करना भी सिखाती थी। धीरे धीरे गांव की लड़कियां खुलकर सपने देखने लगी। कोई टीचर बनना चाहती थी, कोई डॉक्टर, तो कोई पुलिस ऑफिसर। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने देवेंद्र सिंह के सामने शिकायत रख दी, आपकी बहू लड़कियों को बिगाड़ रही है। देवेंद्र सिंह कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने शांत आवाज में कहा, अगर अपने पैरों पे खड़ा होना बिगड़ना है तो हाँ, वो उन्हें बिगाड़ रही है। उनकी बात सुनकर सब खामोश हो गए। उधर आर्यन और अनन्या का रिश्ता भी धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। अब उनके बीच झिझक कम हो गई थी। वे घंटों बातें करते, कभी ऑफिस की, कभी सपनों की, और कभी उन दिनों की जब अनन्या अनिकेत बनकर उनके सामने बैठा करती थी। एक रात आर्यन हंसते हुए बोला, जानती हो, मुझे अब भी आदत है तुम्हें अनिकेत बुलाने की। अनन्या मुस्कुराई, और मुझे अब भी डर लगता है कि कहीं कोई मेरा राज फिर न पकड़ ले। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया, अब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। अनन्या पहली बार खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन किस्मत अभी उनकी परीक्षा खत्म नहीं करना चाहती थी। कुछ महीनों बाद गांव में खबर फैला कि शहर की एक बड़ी कंपनी गांव के पास जमीन खरीदना चाहती है। लोग खुश थे, उन्हें लगा गांव तरक्की करेगा। लेकिन अनन्या को कुछ गलत महसूस हो रहा था। उसने कंपनी के कागज देखे और उसके होश उड़ गए। वो कंपनी गांव की जमीन पर फैक्ट्री बनाना चाहती थी, जिससे खेत और पानी दोनों खराब हो जाते। जब उसने ये बात सबको बताई तो किसी ने भरोसा नहीं किया। तुम ज्यादा पढ़ लिख गई हो, इसीलिए डर फैलाती हो, लोग कहने लगे। लेकिन अनन्या चुप नहीं बैठी। उसने सारे सबूत जुटाए और पंचायत में सबके सामने रख दिए। पूरा गांव हैरान रह गया। अगर समय रहते सच सामने नहीं आता तो गांव बर्बाद हो जाता। उसी दिन पहली बार गांव के बुजुर्गों ने खुले दिल से उसकी तारीफ की। देवेंद्र सिंह गर्व से बोले, जिस लड़की को कभी इस गांव ने कमजोर समझा था, आज उसी ने पूरे गांव को बचाया है। और उस पल अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज उसे महसूस हुआ उसकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं थी, वो हर उस लड़की के लिए थी जिसे कभी कम समझा गया था। गांव में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। लड़कियों के स्कूल जाने पर कोई सवाल नहीं उठाता था। कई घरों में बेटियों के लिए नए सपने देखे जाने लगे थे। लेकिन बदलाव जितना बड़ा होता है, उसके दुश्मन भी उतने ही बड़े होते हैं। एक दिन आर्यन के ऑफिस में शहर से कुछ बड़े बिजनेसमैन आए। वे गांव की जमीन पर नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे। मीटिंग खत्म होने के बाद उनमें से एक आदमी धीरे से कहा, मिस्टर आर्यन, अगर आपकी पत्नी हमारे साथ काम करे तो गांव की औरतों को आसानी से समझाया जा सकता है। आर्यन को बात अजीब लगी। उसने साफ मना कर दिया। लेकिन अनन्या ने उस आदमी की आंखों में लालच देख लिया था। उसे महसूस हो रहा था कि मामला सिर्फ बिजनेस का नहीं। उस रात वो देर तक फाइलें देखती रही और फिर उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसके होश उड़ा दिए।
वो लोग गांव वालों से धोखे से जमीन खरीद रहे थे। कागजों में असली कीमत से बहुत कम रकम लिखी जा रही थी। अनन्या समझ गई कि अगर ये खेल चल गया तो गांव वाले अपनी ही जमीन से बेघर हो जाएंगे। अगली सुबह उसने पंचायत बुलाने की बात कही, लेकिन आर्यन थोड़ा परेशान था। हर बार तुम अकेले सबके खिलाफ खड़ी हो जाती हो, मुझे डर लगता है। अनन्या मुस्कुराई। डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन अगर सच जानते हुए भी चुप रहूं तब खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। पंचायत वाले दिन पूरा दिन गांव जमा रहा। शहर से आए लोग पूरे आत्मविश्वास में थे। उन्हें लगा गांव वाले कुछ समझ नहीं पाएंगे, लेकिन तभी अनन्या सबूतों के साथ आगे आई। उसने एक एक फाइल सबके सामने रख दी। ये लोग आपकी जमीन नहीं खरीद रहे, आपसे आपका भविष्य छीन रहे हैं। पूरा माहौल शांत हो गया। गांव वाले पहली बार इतने ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। फिर उसने उन बुजुर्ग किसानों की तरफ देखा जो जिंदगी भर खेतों में मेहनत करते थे। जिस मिट्टी ने आपको पहचान दी, क्या उसे कुछ पैसों के लिए छोड़ देंगे? उसकी आवाज में सच्चाई थी। धीरे धीरे गांव वाले उसके साथ खड़े होने लगे। शहर से आए लोग समझ गए कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है। गुस्से में उसने एक आदमी से बोला, तुम बड़ी गलती कर रही हो। अनन्या बिना डरे बोली, गलती मैं नहीं, वो लोग करते हैं जो दूसरों का हक छीनते हैं। उस दिन गांव वालों ने पहली बार खुलकर उसका साथ दिया और उसी शाम पंचायत ने फैसला सुनाया, गांव की कोई जमीन नहीं बेची जाएगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रात को घर लौटते वक्त आर्यन चुप था। अनन्या ने पूछा, क्या सोच रहे हो? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, सोच रहा हूँ अगर उस दिन तुम लड़के का रूप लेकर मेरे ऑफिस ना आती तो शायद हमारा गांव आज भी अंधेरे में होता। अनन्या हंस पड़ी, और अगर उस दिन आपने मुझे नौकरी ना दी होती तो शायद मैं आज भी डर में ही जी रही होती। दोनों कुछ पल खामोश रहे। फिर आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली अनन्या, तुमने पूरे गांव की सोच बदल दी। उस रात आसमान में चांद बहुत चमक रहा था और शायद पहली बार अनन्या को लगा कि उसकी सारी लड़ाइयों का मतलब था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब गांव की लड़कियां सिर्फ स्कूल ही नहीं जा रही थी, बल्कि पास के शहर में नौकरी भी करने लगी थी। कुछ लोगों को ये बदलाव अब भी पसंद नहीं था, लेकिन वे खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। अनन्या ने गांव में एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिया था। वो लड़कियों को कंप्यूटर, सिलाई, डिजाइनिंग और इंटरव्यू की तैयारी करवाती थी। हर सुबह वहां चहल पहल रहती। किसी के हाथ में किताबें होती तो कोई पहली बार कंप्यूटर चलाना सीख रहा होता। एक दिन एक छोटी लड़की ने उससे पूछा, दीदी, क्या मैं भी आपकी तरह ऑफिस में काम कर सकती हूँ? अनन्या मुस्कुराई, तुम मुझसे भी आगे जाओगी। लेकिन उसी शाम एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे घर का माहौल बदल दिया। आर्यन के पिता देवेंद्र सिंह को अचानक दिल का दौरा पड़ा। पूरा परिवार घबरा गया। उन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बाहर आर्यन बेचैन होकर टहल रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अनन्या उसके पास गई और धीरे से बोली, सब ठीक होगा। आर्यन की आंखें भर आई। मैंने हमेशा पापा को मजबूत देखा है, उन्हें इस हालत में नहीं देख सकता। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। अब खतरा टल गया है, लेकिन इन्हें तनाव से दूर रखना होगा। सबने राहत की सांस ली। अस्पताल से लौटने के बाद देवेंद्र सिंह पहले जैसे नहीं रही। अब वे ज्यादा शांत रहने लगे थे। एक रात उन्होंने अनन्या को अपने पास बुलाया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनन्या चुपचाप उनके सामने बैठ गई। देवेंद्र सिंह ने धीमी आवाज में कहा, मैंने जिंदगी भर बहुत फैसले लिए, लेकिन सबसे बड़ी गलती लड़कियों को कमजोर समझना थी। अनन्या हैरानी से उन्हें देखने लगी। उन्होंने आगे कहा, अगर उस दिन तुम हिम्मत ना करती तो शायद हमारा परिवार भी टूट जाता और गांव भी। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। मुझे माफ कर दो। अनन्या की आंखें नम हो गई। उसने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। आप बड़े हैं, ऐसा मत कहिए। देवेंद्र सिंह हल्का सा मुस्कुराए। आज पहली बार मुझे अपनी सोच बदलने पर गर्व हो रहा है। उसी दौरान गांव में चुनावों का माहौल शुरू हो गया। लोग चाहते थे कि देवेंद्र सिंह
फिर से पंचायत के प्रमुख बने, लेकिन इस बार उन्होंने सबको चौंका दिया। उसने पंचायत में खड़े होकर कहा, इस गांव को अब नई सोच की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि अगली पंचायत की जिम्मेदारी अनन्या संभाले। पूरा गांव सन्न रह गया। कुछ लोग खुश थे, कुछ नाराज, तो कुछ को यकीन नहीं हुआ एक औरत पंचायत चलाएगी। भीड़ में से आवाज आई। देवेंद्र सिंह ने उसी वक्त जवाब दिया, जिस लड़की ने पूरे गांव का भविष्य बचाया, क्या वो पंचायत नहीं संभाल सकती? धीरे धीरे गांव शांत हो गए और फिर पहली बार गांव के इतिहास में एक लड़की पंचायत चुनाव में खड़ी हुई। चुनाव के दिन गांव की औरतों की लंबी लाइन लगी थी। वे सिर्फ वोट नहीं दे रही थी, बल्कि अपने अधिकार के लिए खड़ी थी। जब नतीजे आए तो अनन्या भारी मतों से जीत चुकी थी। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने निकले। उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब घर चलाने के लिए उनकी बेटी को लड़के का भेष बदलना पड़ा, और आज वही लड़की पूरे गांव की नेता बन चुकी थी। पंचायत प्रमुख बनने के बाद अनन्या की जिम्मेदारियां पहले से कई गुना बढ़ गई थी। अब लोग सिर्फ उसे एक बहू या बेटी की तरह नहीं देखते थे, बल्कि उम्मीद की तरह देखने लगे थे। सुबह होते ही उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती। किसी को पानी की समस्या थी, किसी को स्कूल की, तो कोई अस्पताल की शिकायत लेकर आता। अनन्या हर किसी की बात ध्यान से सुनती। आर्यन कई बार उसे देखकर मुस्कुरा देता। तुम्हें पता है, अब पूरा गांव तुमसे डरता भी है और प्यार भी करता है। अनन्या हंस पड़ी। डरना नहीं चाहिए, बस भरोसा होना चाहिए। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। नई सड़कें बनने लगी, स्कूल में अच्छे टीचर आए और सबसे बड़ी बात, लड़कियों के लिए अलग कॉलेज बस शुरू करवाई गई। लेकिन सफलता हमेशा कुछ लोगों को चुभती है। गांव का ही एक आदमी, राघव, जो पहले पंचायत प्रमुख बनना चाहता था, अंदर ही अंदर अनन्या से जलने लगा। उसे लगता था कि एक औरत का इतना सम्मान होना उसकी बेइज्जती है। वो मौका ढूंढने लगा कि किसी तरह अनन्या की छवि खराब कर सके। एक दिन उसने गांव में अफवाह फैला दी, अनन्या गांव के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही है। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। धीरे धीरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। जब ये बात आर्यन तक पहुंची तो वो गुस्से में भर गया। मैं अभी जाकर उसका मुंह बंद करवा देता हूँ। लेकिन अनन्या ने उसे रोक लिया। अगर सच हमारे साथ है तो हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं। अगले दिन पंचायत की खुली बैठक रखी गई। पूरा गांव जमा था। राघव पूरे आत्मविश्वास से खड़ा था। उसे लगा आज वो अनन्या को सबके सामने शर्मिंदा कर देगा। लेकिन तभी अनन्या ने सारे हिसाब किताब की फाइलें सबके सामने रख दी। एक एक खर्च का रिकॉर्ड साफ था। उसने शांत आवाज में कहा, जिसे भी शक हो वो खुद जांच कर सकता है। पूरा गांव चुप हो गया। राघव का चेहरा उतर गया। तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत उठी और बोली, जिस लड़की ने कभी अपने परिवार को बचाने के लिए खुद की पहचान तक छुपा ली, वो गांव का हक कभी नहीं खा सकती। उस एक बात ने सबकी आंखें झुका दी। राघव बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उस दिन के बाद गांव वालों का भरोसा अनन्या पर और मजबूत हो गया। लेकिन उसी रात एक और बड़ी खबर आई। शहर की एक बड़ी संस्था ने अनन्या को सम्मान देने के लिए बुलाया था। उसे साल की प्रेरणादायक महिला चुना गया था। पूरा परिवार खुश था, लेकिन अनन्या चुप थी। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ, खुश नहीं हो? अनन्या अनन्या ने धीरे से मुस्कुराया। खुश हूँ, लेकिन डर भी लग रहा है। किस बात का? कि कहीं लोग मुझे इतना बड़ा ना बना दे कि मैं खुद को ही भूल जाऊं। आर्यन उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जो इंसान जमीन से जुड़ा हो उसे ऊंचाई कभी बदल नहीं सकती। सम्मान समारोह वाले दिन जब अनन्या स्टेज पे पहुंची तो हजारों लोग तालियां बजा रहे थे। उससे पूछा गया, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? अनन्या कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, जब जिंदगी आपको डर और जिम्मेदारी में से एक चुनने पर मजबूर करे तो जिम्मेदारी चुनिए। डर अपने आप छोटा पड़ जाएगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और उस पल अनन्या सिर्फ एक गांव की लड़की नहीं रही थी, वो लाखों लड़कियों की आवाज बन चुकी थी। सम्मान समारोह से लौटने के बाद अनन्या की जिंदगी और भी व्यस्त हो गई थी। अब दूर दूर के गांव से लोग उससे मिलने आने लगे थे। कोई अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए सलाह मांगता, तो कोई गांव में काम शुरू करने के लिए मदद। अनन्या हर किसी की बात सुनती, लेकिन अंदर ही अंदर वो थकने लगी थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रह गई थी।
एक रात वो छत पर अकेली बैठी आसमान देख रही थी। आर्यन धीरे से उसके पास आकर बैठ गया। क्या सोच रही हो? अनन्या हल्का सा मुस्कुराई। कभी कभी लगता है मैं बहुत दूर आ गई हूँ। आर्यन ने पूछा, पछतावा है? नहीं, बस डर लगता है कि कहीं मैं उन लोगों के लिए उम्मीद बनकर रह जाऊं और खुद जीना भूल जाऊं। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। जो दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं, उन्हें खुद भी रुककर सांस लेना चाहिए। अनन्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उसी दौरान गांव में एक नई समस्या शुरू हो गई। पास के इलाके में सूखा पड़ने लगा था। तालाब सूख रहे थे, खेती खराब होने लगी थी। गांव वाले परेशान थे। पंचायत की बैठक में हर कोई चिंता में बैठा था। अगर अगले 2 महीने बारिश नहीं हुई तो फसल खत्म हो जाएगी। एक किसान बोला। लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी अनन्या ने कहा, अगर आसमान पानी नहीं दे रहा तो हमें खुद रास्ता बनाना होगा। सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। उसने गांव के पुराने नक्शे निकालवाए। उसे पता चला कि कई साल पहले गांव के पास एक पुरानी नदी बहती थी, जिसे धीरे धीरे बंद करवा दिया गया था। अनन्या ने फैसला किया कि उस नदी का रास्ता फिर से खोला जाएगा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इतना बड़ा काम गांव वाले कैसे करेंगे? लेकिन अनन्या पीछे नहीं हटी। अगले ही दिन वो खुद मिट्टी उठाने पहुंच गई। उसे देखकर गांव की औरतें भी आ गई। फिर लड़के आए, फिर बुजुर्ग। धीरे धीरे पूरा गांव उस काम में जुट गया। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन भी आ गया। पहाड़ी से पानी की पहली धार गांव की तरफ बढ़ने लगी। लोग खुशी से चिल्ला उठे। किसानों की आंखों में आंसू थे। एक बुजुर्ग किसान ने अनन्या के सिर पे हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तुमने गांव को फिर से जिंदा कर दिया। उस रात पूरे गांव में जश्न मनाया गया। ढोल बजे, बच्चे नाचे और सालों बाद गांव के चेहरों पर इतनी खुशी दिखाई दी। उधर आर्यन दूर खड़ा अनन्या को देख रहा था। उसे याद आया वो दिन जब एक डरी हुई लड़की लड़के का भेष बनाकर उसके ऑफिस में नौकरी मांगने आई थी, और आज वही लड़की पूरे गांव की ताकत बन चुकी थी। आर्यन धीरे से उसके पास आया और बोला, तुम जानती हो मुझे तुम पर सबसे ज्यादा गर्व कब होता है? अनन्या ने पूछा, कब? आर्यन ने मुस्कुराया, जब तुम खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती हो। अनन्या की आंखें नम हो गई, लेकिन किस्मत अभी उसकी जिंदगी में एक और मोड़ लाने वाली थी, क्योंकि उसी रात शहर से एक सरकारी चिट्ठी आई, जिसमें अनन्या को जिला परिषद चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था। अब सवाल सिर्फ गांव का नहीं, पूरा जिला उसकी तरफ देख रहा था। सरकारी चिट्ठी आने के बाद पूरे गांव में बस एक ही चर्चा थी, क्या अनन्या अब जिला परिषद का चुनाव लड़ेगी? कुछ लोग बेहद खुश थे। उन्हें लगता था कि अगर अनन्या आगे बढ़ेगी तो पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन कुछ लोग डर भी रहे थे, जितना ऊपर जाओगे दुश्मन भी उतने ही बड़े होंगे। देवेंद्र सिंह ने गंभीर आवाज में कहा। आर्यन भी चुप था। वो जानता था कि राजनीति से सिर्फ सेवा नहीं, संघर्ष भी है। रात को जब सब सो गए तब अनन्या आंगन में अकेली बैठी थी। उसके सामने वही पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जिसमें उसने कभी अपने पिता के कपड़े छुपाकर रखे थे। वो धीरे से संदूक खोलकर बैठ गई। वो मुस्कुराई, कितना अजीब है ना, एक वक्त था जब मुझे अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी, और आज लोग चाहते हैं कि मैं हजारों लोगों की पहचान बनूं। पीछे से आर्यन की आवाज आई, फिर क्या सोच लिया? अनन्या ने धीरे से पूछा, अगर मैं राजनीति में गई तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? आर्यन बिना एक पल गवाए बोला, तुम जहां जाओगी मैं वहीं रहूंगा। अगली सुबह उसने राजधानी जाने का फैसला कर लिया। पूरा गांव उसे विदा करने आया। कई औरतों की आंखों में आंसू थे। छोटी बच्चियां उसे देखकर कह रही थी, हम भी बड़े होकर अनन्या दीदी जैसे बनेंगे। राजधानी पहुंचते ही उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसके आसपास बड़े नेता, अधिकारी और मीडिया वाले रहते। उसके भाषण टीवी पर दिखाए जाने लगे। लोग उसे जनता की बेटी कहने लगे। लेकिन राजनीति की दुनिया वैसी नहीं थी जैसे बाहर से दिखती है। यहाँ मुस्कुराहटों के पीछे भी चालें छुपी होती है। कुछ लोग उसकी लोकप्रियता से जलने लगे थे। एक वरिष्ठ नेता ने तो साफ कह दिया था कि एक गांव की लड़की राजनीति क्या समझेगी। लेकिन अनन्या ने हर मीटिंग में अपने काम से जवाब दिया। वो घंटों लोगों की समस्याएं सुनती,
खुद गांव में जाकर हालात देखती, धीरे धीरे लोग समझने लगे कि वो सिर्फ भाषण देने नहीं आई, वो सच में बदलाव चाहती है। कुछ महीनों बाद राज्य में चुनाव की घोषणा हो गई। पार्टी ने अनन्या को उम्मीदवार बना दिया। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। अब वो सिर्फ समाज सेविका नहीं रही थी, वो राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुकी थी। चुनाव प्रचार शुरू हुआ। दिन भर सभाएं, रात भर मीटिंग्स, लगातार यात्राएं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उसके एक भाषण की हुई। एक सभा में उसने मंच से कहा, लड़कियों को कमजोर समझने वाले लोग याद रखें, जिस औरत को आप घर की चार दीवारी में बंद करना चाहते हैं, अगर वही बाहर निकल आए तो समाज बदल सकती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उसका भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब लोग उसे सिर्फ नेता नहीं, एक प्रेरणा मानने लगे थे। लेकिन चुनाव जितना करीब आ रहा था, खतरे भी उतने ही बढ़ रहे थे। एक रात उसकी गाड़ी का पीछा किया गया। कई बार उसे धमकी भरे पत्र मिले। आर्यन लगातार परेशान रहने लगा। उसने कहा, यह लोग हारने से डर रहे हैं, इसीलिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अनन्या अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। आखिरकार चुनाव का दिन आ गया। पूरा राज्य नतीजों का इंतजार कर रहा था। सुबह से ही टीवी चैनलों पर सिर्फ एक नाम चल रहा था, अनन्या। घंटों की गिनती के बाद आखिर परिणाम सामने आया और जैसे ही अंतिम आंकड़ा आया, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अनन्या भारी बहुमत से चुनाव जीत चुकी थी। सुधा जी रो पड़ी। आर्यन ने उसे गले लगा लिया। लेकिन जीत की खुशी के बीच अनन्या की नजर दूर खड़े एक आदमी पे पड़ी। वो आदमी लगातार उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत थी और अगले ही पल वो भीड़ में गायब हो गया। अनन्या का दिल अचानक घबराने लगा। उसे महसूस हुआ उसकी असली परीक्षा शायद अब शुरू होने वाली है। चुनाव जीतने के बाद राजधानी में अनन्या का भव्य स्वागत हुआ। टीवी चैनल उसे नई सोच के नेता कह रहे थे। अखबारों में उसकी तस्वीरें छप रही थी। लेकिन उस भीड़ में दिखा वो अजनबी चेहरा लगातार उसके दिमाग में घूम रहा था। वो कौन था और उसकी आंखों में इतनी नफरत क्यों थी? कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। अनन्या ने अपना काम संभाल लिया। वो शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और गांवों के विकास पर तेजी से फैसले लेने लगी। लोग खुश थे कि पहली बार कोई नेता सच में काम कर रहा है। लेकिन राजनीति की दुनिया में हर किसी को ये पसंद नहीं था। एक रात राजधानी में बड़ी मीटिंग चल रही थी। अनन्या मंच पर बोल रही थी कि तभी उसकी नजर पीछे बैठे उसी आदमी में पड़ी। वही चेहरा, वही ठंडी आंखें। इस बार वो साफ दिखाई दे रहा था। अनन्या कुछ पल के लिए रुक गई। मैम, आप ठीक हैं? किसी ने पूछा। अनन्या ने खुद को संभाला और भाषण पूरा किया। मीटिंग खत्म होते ही उसने सुरक्षा अधिकारियों से उस आदमी के बारे में पूछताछ करने को कहा। लेकिन जब तक लोग पहुंचे वो गायब हो चुका था। अब मामला गंभीर लगने लगा था। आर्यन ने कहा, ये कोई साधारण बात नहीं है। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। वो आदमी विक्रम था। वही विक्रम जिसके पिता कभी गांव का सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते थे। अनन्या ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के दौरान उसके पिता जेल गए थे और जेल में ही उनकी मौत हो गई थी। विक्रम को लगता था कि उसके परिवार की बर्बादी की जिम्मेदारी सिर्फ अनन्या है। अब वो बदला लेना चाहता था। ये सुनकर सुधा जी डर गई। बेटा, ये दुश्मनी बहुत खतरनाक है। लेकिन अनन्या शांत रही। अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगी। इधर विक्रम धीरे धीरे अपनी चाल चल रहा था। उसने सोशल मीडिया पर अनन्या के खिलाफ झूठ फैलाना शुरू कर दिया। उसने पुराने वीडियो एडिट करके वायरल किए जाने लगे। कुछ लोग फिर सवाल उठाने लगे, क्या अनन्या सच में इतनी अच्छी है? लेकिन इस बार अनन्या टूटने वाली नहीं थी। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कहा, जो लोग सच से हार जाते हैं वे झूठ का सहारा लेते हैं। उसकी साफ गोई ने फिर लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन विक्रम अब और खतरनाक हो चुका था। एक रात जब अनन्या और आर्यन एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी के सामने अचानक ट्रक आ गया। ड्राइवर ने ब्रेक मारी। गाड़ी पूरी तरह घूम गई
आर्यन के सिर पर चोट लगी। अनन्या भी घायल हो गई। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर बाहर से आवाज आई, आज बच गई, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। ये विक्रम की आवाज थी। सुरक्षा गार्ड बाहर भागे, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो चुका था। अस्पताल में आर्यन बेहोश पड़ा था। अनन्या उसके सामने बैठी रो रही थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही, उसके अपने लोग भी खतरे में आ चुके हैं। सुबह डॉक्टर बाहर आए और बोले, घबराइए मत, अब खतरे की बात नहीं है। अनन्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय पुलिस अधिकारी ने आकर कहा, मैडम, हमें शक है कि विक्रम अकेला नहीं है, उसके पीछे कुछ बहुत बड़े लोग हैं। अनन्या ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। उसे समझ आ चुका था ये लड़ाई खत्म नहीं, बल्कि अब असली जंग शुरू हुई है। आर्यन को अस्पताल से छुट्टी मिलने में अभी कुछ दिन बाकी थे, लेकिन अनन्या ने काम पर जाना बंद नहीं किया। अब उसके चेहरे की मासूमियत की जगह एक अजीब सी कठोरता आ गई थी। वो समझ चुकी थी कि सामने वाले सिर्फ राजनीति नहीं खेल रहे, वे उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। उधर पुलिस लगातार विक्रम की तलाश कर रही थी, लेकिन हर बार वो हाथ से निकल जाता, जैसे कोई बहुत ताकतवर आदमी उसे बचा रहा हो। एक रात पुलिस अधिकारी ने अनन्या को गुप्त मीटिंग के लिए बुलाया। कमरे में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चल सकता है कि विक्रम के पीछे राज्य के बड़े नेता हैं। अनन्या चौंक गई। कौन? अधिकारी ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। फाइल खोलते ही अनन्या का चेहरा बदल गया। उसमें जिस आदमी का नाम था, वो राज्य का बेहद प्रभावशाली मंत्री था। वो वही मंत्री जो हर मंच पर उसके साथ मुस्कुराकर तस्वीरें खिंचवाता था। अनन्या के हाथ कांप गए। ये कैसे हो सकता है? अधिकारी बोला, आपने जिन घोटालों का पर्दाफाश किया था, उनमें उसका भी हिस्सा था, लेकिन उसने खुद को बचा लिया। अब उसे डर है कि आप सच तक पहुंच जाएंगी। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। अब अनन्या समझ चुकी थी कि ये लड़ाई कितनी बड़ी है। अगर उसने कदम पीछे खींचे तो शायद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आगे बढ़ी तो उसकी जान भी जा सकती थी। रात को वो अस्पताल में आर्यन के पास बैठी थी। आर्यन ने उसकी आंखों में डर पढ़ लिया। क्या हुआ? अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर मुझे कुछ हो गया तो माँ का ख्याल रखना। आर्यन तुरंत गुस्से में उठ बैठा। फिर ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आंखें भर आई थी। तुम हमेशा दूसरों के लिए लड़ती रही, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचा। अनन्या हल्का सा मुस्कुराई। शायद मेरी जिंदगी का मतलब ही यही है। अगले दिन उसने बड़ा फैसला किया। वो सीधे मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गई। पूरी मीटिंग में उसने बिना डरे सारे सबूत सामने रख दिए। मुख्यमंत्री भी कुछ देर तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें अंदाजा है तुम कितने बड़े लोगों के खिलाफ खड़ी हो? अनन्या ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, अगर सच बोलने से डर जाऊं तो फिर मुझे जनता ने चुना ही क्यों? उसकी बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग शांत हो गए। कुछ ही घंटों बाद पूरे राज्य में भूचाल आ गया। उसी मंत्री के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी थी। मीडिया में खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन उसी रात अनन्या के घर पर हमला हो गया। कुछ नकाबपोश लोग पत्थर फेंककर भाग गए। सुधा जी बुरी तरह डर गई। उन्होंने रोते हुए कहा, बस कर दे बेटा, हमें ये लड़ाई नहीं चाहिए। अनन्या पहली बार टूटती हुई दिखाई दी। उसने माँ को गले लगा लिया। मैं भी थक गई हूँ अम्मा। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन अगर आज रुक गई तो कल कोई और लड़की फिर डरकर जीने पे मजबूर होगी। सुधा जी चुप हो गई। उन्हें अपनी बेटी पर डर भी था और गर्व भी। अगली सुबह जब अनन्या बाहर निकली तो उसने घर के बाहर सैकड़ों लड़कियों को खड़ा देखा। सबके हाथों में तख्तियां थी। हम अनन्या के साथ हैं, सच नहीं झुकेगा। अनन्या की आंखें भर आई। उसे पहली बार एहसास हुआ अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रही, पूरा समाज उसके साथ खड़ा हो चुका था। घर के बाहर खड़ी उन लड़कियों की भीड़ ने अनन्या के भीतर तक बदल दिया था। वो समझ चुकी थी कि अब उसके हर फैसले का असर सिर्फ उसकी जिंदगी पे नहीं, हजारों लोगों की उम्मीदों पे पड़ने वाला है। उस दिन पहली बार उसने खुलकर मीडिया के सामने आने का फैसला किया। राजधानी में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। पूरा हॉल पत्रकारों से भरा हुआ था। कैमरे लगातार उसकी तरफ घूम रहे थे। सबको इंतजार था
कि आखिर अनन्या क्या बोलने वाली है। वो मंच पर पहुंची, कुछ पल तक चुप खड़ी रही। फिर उसने माइक्रोफोन उठाया और कहा, अगर सच बोलना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूँ। पूरा हॉल शांत हो गया। मुझे डरने की कोशिश की गई, मुझे डराने की कोशिश की गई, मेरे परिवार पे हमला हुआ, मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए, लेकिन मैं आज साफ कहना चाहती हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि कई लोग बस उसे देखते रह गए। फिर उसने पहली बार उस मंत्री का नाम खुलेआम लिया। पूरा हॉल शोर में गूंज उठा। पत्रकार लगातार सवाल पूछने लगे, लेकिन अनन्या ने हर सवाल का जवाब बिना डरे दिया। उस दिन के बाद मामला पूरे देश की खबर बन गया। लोग सोशल मीडिया पर उसके समर्थन में उतर आए, लेकिन दूसरी तरफ उस मंत्री और विक्रम का गुस्सा अब खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि अगर अनन्या जिंदा रही तो उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। उधर पुलिस को खबर मिली कि विक्रम शहर छोड़कर भागने वाला है। पूरे राज्य में नाकाबंदी शुरू हो गई। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस एक पुराने गोदाम तक पहुंची। वहां विक्रम मौजूद था, लेकिन जब पुलिस अंदर घुसी तो उसने एक गोली चला दी। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उसे हथकड़िया में बाहर लाया गया तो उसके चेहरे पे अजीब सी हंसी थी। वो चिल्लाया, मुझे पकड़ लिया तो क्या हुआ? तुम लोग असली लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये सुनकर पुलिस अधिकारी भी समझ गया कि मामला बहुत बड़ा है। उधर अनन्या को जब यह खबर मिली तो उसे थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन उसी रात उसे एक लिफाफा मिला। उसमें सिर्फ एक फोटो थी। फोटो देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वो फोटो आर्यन की थी और उसके ऊपर लाल रंग से लिखा था, अगला नंबर इसका है। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत आर्यन के कमरे की तरफ भागी। आर्यन उसे देखकर घबरा गया। क्या हुआ? अनन्या रोते हुए उसके सीने से लग गई। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। आर्यन ने पहली बार उसे इस तरह टूटते देखा था। उसने उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहा, जिस दिन तुम डर जाओगी उसी दिन गलत लोग जीत जाएंगे। अनन्या ने आंसू पोंछे। उस रात उसने एक फैसला लिया। अब वो सिर्फ बचाव नहीं करेगी, सीधा हमला करेगी। अगली सुबह उसने राज्य की विधानसभा में विशेष भाषण देने की मांग की। पूरा सदन भरा हुआ था। कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ लोग डर रहे थे, लेकिन जब अनन्या बोलने के लिए खड़ी हुई तो पूरा सदन शांत हो गया। उसने एक एक करके सारे नाम, सारे सबूत और सारी सच्चाई सामने रख दी। कई नेताओं के चेहरे उतर गए। कुछ लोग बीच में उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं रुकी। फिर अचानक उसने आखिरी लाइन कही, आज मैं अकेली खड़ी हूँ, लेकिन याद रखिए, कल हर लड़की सवाल पूछेगी, और जिस दिन औरतें डरना छोड़ देंगी उस दिन सबसे बड़े साम्राज्य भी गिर जाएंगे। पूरा सदन सन्न रह गया। उस भाषण के बाद राज्य की राजनीति हमेशा के लिए बदलने वाली थी, लेकिन अनन्या को अंदाजा नहीं था कि उसी रात उसके खिलाफ सबसे खतरनाक साजिश रची जा चुकी थी। विधानसभा में दिए गए उस भाषण ने पूरे राज्य में तूफान ला दिया था। टीवी चैनलों पर सिर्फ अनन्या की चर्चा हो रही थी। लोग उसे आवाज़े जनता कहने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ शहरों की नींद उड़ चुकी थी। उस रात राजधानी के एक आलीशान बंगले में गुप्त बैठक चल रही थी। कमरे में वही मंत्री बैठा था जिसका नाम अनन्या ने सबके सामने लिया था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, अगर ये लड़की जिंदा रही तो हम सब खत्म हो जाएंगे। कमरे में लोग चुप बैठे थे। फिर एक आदमी धीरे से बोला, तो रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसी वक्त अनन्या अपने घर में बैठी फाइलें देख रही थी। आर्यन उसके पास आया और बोला, अब बहुत हो गया, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अनन्या हल्का सा मुस्कुराई। जब लड़ाई अधूरी हो तो नींद नहीं आती। आर्यन कुछ कह ही रहा था कि तभी बाहर तेज धमाका हुआ। पूरा घर हिल गया। सुधा जी चीख पड़ी। गार्ड बाहर भागे। घर के मुख्य गेट पर विस्फोट हुआ था। धुआं चारों तरफ फैल गया। कुछ सेकंड के लिए सब सन्न रह गए। आर्यन तुरंत अनन्या को पकड़कर अंदर ले गया। अब ये लोग पागल हो चुके थे, लेकिन अनन्या की आंखों में डर नहीं था। वो सिर्फ एक टक टूटे हुए गेट को देख रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ बदल चुका हो। अगले दिन पूरे देश में ये खबर फैल गई। लोग सड़कों पे उतर आए। छात्र, महिलाएं, सामाजिक संगठन सब अनन्या के समर्थन में खड़े हो गए। राजधानी में प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग नारे लगा रहे थे, सच की आवाज को दबाना बंद
बंद करो। सरकार पे दबाव बढ़ने लगा। उधर जांच एजेंसियों ने मंत्री के कई ठिकानों पे छापे मारे, करोड़ों की अवैध संपत्ति बरामद हुई। अब उसकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उस रात अनन्या को एक गुप्त संदेश मिला। उसमें लिखा था, अगर सच जानना है तो कल रात पुराने किले पे अकेले आना। आर्यन ने वो संदेश पढ़ते ही मना कर दिया। ये जाल भी हो सकता है, लेकिन अनन्या के मन में सवाल उठ चुका था। कौन था जो उससे मिलना चाहता था, और कौन सच सच अभी बाकी था। अगली रात वो सुरक्षा से छिपकर अकेले पुराने किले पे पहुंच गई। चारों तरफ अंधेरा था। हवा की आवाज डर पैदा कर रही थी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। अनन्या मुड़ी और सामने जिस इंसान को देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। विक्रम ने धीरे से कहा, जिस आदमी पर तुम भरोसा करती हो, असल में वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आर्यन तुमसे कुछ छुपा रहा है। विक्रम की बात सुनकर कुछ पल के लिए अनन्या जैसे पत्थर बन गई। हवा तेज चल रही थी। पुराने किले की टूटी दीवारें अंधेरे में और डरावनी लग रही थी। झूठ बोल रहे हो तुम, अनन्या ने गुस्से में कहा। विक्रम हल्का सा हंसा। काश झूठ होता। उसने जेब से एक पुरानी फाइल निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। ये देख लो। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। उसने फाइल खोली और जैसे जैसे पन्ने पलटती गई, उसका चेहरा सफेद पड़ता गया। उस कागजों में कई पुराने दस्तावेज थे, कुछ तस्वीरें, कुछ बैंक रिकॉर्ड, और एक नाम बार बार सामने आ रहा था, आर्यन मल्होत्रा। अनन्या की सांसें तेज हो गई। ये सब क्या है? विक्रम बोला, जिस घोटाले के लिए तुम लड़ रही हो उसकी शुरुआत सालों पहले हुई थी, और उस समय आर्यन के पिता भी उसी सिस्टम का हिस्सा थे। अनन्या को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। नहीं, आर्यन ऐसा नहीं हो सकता, विक्रम ने कहा। आर्यन खुद गलत नहीं था, लेकिन उसे सब पता था। उसने तुमसे ये सच छुपाया है। अनन्या की आंखें भर आई। उसे याद आया, कई बार आर्यन कुछ बातें कहकर अचानक चुप हो जाता था। कई बार उसकी आंखों में अजीब सा डर दिखाई देता था। क्या सच में कोई राज था जो उससे छुपाया गया? तभी अचानक पीछे से आवाज आई, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अनन्या ने पलटकर देखा। अंधेरे से आर्यन बाहर आ रहा था। उसके चेहरे पे दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तुम यहाँ? अनन्या की आवाज कांप गई। आर्यन धीरे धीरे उसके पास आया। मुझे पता था कि विक्रम तुम्हें यहाँ बुलाएगा। विक्रम मुस्कुराया। तो आखिर सच सामने आ ही गया। आर्यन ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, फिर अनन्या की तरफ मुड़कर बोला, हाँ, मेरे पिता उस सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन जब मुझे सच्चाई पता चली, मैंने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। उसकी आवाज टूट चुकी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने पिता की गलतियों का बोझ उठाया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी वही दर्द मिले। अनन्या खामोश खड़ी रही। उसके अंदर गुस्सा, दर्द और मोहब्बत तीनों एक साथ लड़ रहे थे। तभी विक्रम जोर से बोला, देखा, जिस आदमी पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उसी ने तुमसे सच छुपाया। लेकिन इस बार अनन्या ने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, सच छुपाना गलत था, लेकिन किसी की पुरानी गलतियों के लिए पूरी जिंदगी उसे सजा देना भी गलत है। विक्रम का चेहरा बदल गया। तुम अभी भी इसका साथ दोगी? अनन्या ने दृढ़ नजरों से कहा, हाँ, क्योंकि फर्क ये है कि इसने अपनी गलतियां छुपाने के लिए लोगों की जान नहीं ली। विक्रम गुस्से से भर उठा। तुम लोग कभी नहीं समझोगे। उसने अचानक बंदूक निकाल ली। अनन्या और आर्यन दोनों चौंक गए। अगर मेरा परिवार बर्बाद हुआ है तो तुम लोग भी खुश नहीं रहोगे। उसकी उंगली ट्रिगर पर कस गई, लेकिन अगले ही पल गोली चलने की आवाज पूरे किले में गूंज उठी। अनन्या चीख पड़ी, आर्यन! क्योंकि गोली आर्यन को लग चुकी थी। गोली लगते ही आर्यन पीछे की तरफ लड़खड़ाता गया। उसके सीने से खून बहने लगा। आर्यन! अनन्या चीखती हुई उसकी तरफ भागी। पूरा किला गोली की आवाज से गूंज रहा था। विक्रम कुछ पल के लिए खुद भी घबरा गया था। शायद उसने सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी, लेकिन अगले ही पल दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। विक्रम ने गुस्से से अनन्या को देखा और भागने लगा। अनन्या ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसकी दुनिया उस वक्त सिर्फ आर्यन तक सीमित हो चुकी थी। वो जमीन पर बैठकर उसके सिर को अपनी गोद में रखे रो रही थी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सुन रहे हो ना? आर्यन दर्द में भी हल्का सा मुस्कुराया।
तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती। उसकी आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी। अनन्या के आंसू लगातार उसके चेहरे पे गिर रहे थे। चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आर्यन ने कांपते हाथ से उसका चेहरा छुआ। अगर अगर मुझे कुछ हो गया बस। अनन्या चीख पड़ी, ऐसी बात मत करो। कुछ ही मिनटों में पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। आर्यन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पूरा रास्ता अनन्या उसका हाथ पकड़े बैठी रही। वो लगातार एक ही बात दोहरा रही थी, तुम्हें मेरे लिए ठीक होना पड़ेगा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। दरवाजा बंद हुआ और अनन्या वहीं जमीन पे बैठ गई। उसकी आंखों के सामने पुरानी सारी यादें घूमने लगी। सुधा जी भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपनी बेटी को पहली बार इस तरह टूटा हुआ देखा था। उन्होंने उसे गले लगा लिया। भगवान कुछ नहीं होने देगा। लेकिन अनन्या अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी अम्मा। घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। सबकी सांसें थम गई। डॉक्टर मास्क हटाकर कहा, गोली दिल के बहुत करीब लगी थी, लेकिन अब खतरे की बात नहीं है। अनन्या की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। वो वहीं बैठकर रो पड़ी। उधर पुलिस ने पूरे राज्य में विक्रम की तलाश शुरू कर दी थी। अब सरकार पर भी भारी दबाव था। लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, अगर अनन्या और उसके परिवार को कुछ हुआ तो जिम्मेदार सिस्टम होगा। राजधानी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग न्याय की मांग कर रहे थे। कुछ दिनों बाद आखिरकार खबर आई, विक्रम सीमा पार भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। उसे भारी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। पूरे देश इस केस पर नजर रखे हुए थे। अदालत में विक्रम ने आखिरी बार अनन्या की तरफ देखा और कहा, तुम जीत गई, लेकिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अनन्या शांत आवाज में बोली, तुम्हें बर्बाद सच ने नहीं किया, नफरत ने किया। पूरा कोर्ट रूम खामोश हो गया। कुछ महीनों बाद अदालत ने विक्रम और बाकी दोषियों को सजा सुना दी। राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। कई भ्रष्ट नेता जेल गए और पहली बार लोगों को लगा कि शायद सच में बदलाव संभव है। धीरे धीरे जिंदगी फिर सामान्य होने लगी। आर्यन पूरी तरह ठीक हो चुका था। एक शाम वो और अनन्या उसी पुराने गांव के रास्ते पे चल रहे थे जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, और हवा में वहां मिट्टी की खुशबू थी। आर्यन मुस्कुराकर बोला, याद है एक वक्त था जब तुम लड़के बनकर नौकरी करने आती थी। अनन्या हंस पड़ी। और एक आप थे जो मुझे लड़का समझकर प्यार करने लगे थे। दोनों जोर से हंस पड़े। फिर आर्यन अचानक रुक गया। उसने अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, हजारों लड़कियों की तकदीर बदल दी। अनन्या की आंखें नम हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने पिता को याद कर रही हो, और मन ही मन बोली, अब कोई बेटी सिर्फ लड़की होने की वजह से अपने सपने नहीं छोड़ेगी। तो हमें आज की कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत, सच्चाई और मेहनत का साथ ना छोड़े तो वो ना सिर्फ अपनी तकदीर बदल सकता है, बल्कि पूरे समाज की सोच भी बदल सकता है। किसी लड़की के सपनों को सिर्फ इसीलिए मत रोकिए क्योंकि वो लड़की है, क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार, पूरा समाज और आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। तो आज की कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और मिलते हैं अगले ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।